अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका इस चैनल में खुशामदीद करता हूँ। ये मेरे प्यारे सिंधियों के लिए। नफरत को, दुश्मनी को बुलाकर दुश्मनों को दिल पे बिठाते हैं सिंधी। नफरत को, दुश्मनी को बुलाकर दुश्मनों को दिल पर बिठाते हैं सिंधी। जहाँ भी जाओ अपने मेहमान नवाजी से पहचाने जाते हैं सिंधी। जहाँ भी जाओ अपने मेहमान नवाजी से पहचाने जाते हैं सिंधी। सिंधी बोली की कोई मिसाल ही नहीं, सिंधी बोली की कोई मिसाल ही नहीं। अपने मोहब्बत भरी अल्फाजों से जाने जाते हैं सिंधी। अपने मोहब्बत भरी अल्फाजों से जाने जाते हैं सिंधी। सिंधियों में एक बात बहुत खास है कि उनके लहजे में मिठास है। सिंधियों में एक बात बहुत खास है कि उनके लहजे में मिठास है। मैं सिंध से हूँ, मेरा पहचान है सिंधी, मेरा पहचान है सिंधी। सिंधी कल्चर डे और सिंधी सकाफत का दिन। ये सिंधी कल्चर डे क्यों मनाया जाता है और जो पाकिस्तान के जुनूबी इलाके में साउथर्न पार्ट में रहते हैं उनको सिंधी क्यों कहा जाता है और इस इलाके को, पाकिस्तान के इस रीजन को, इस इलाके को सिंध क्यों कहा जाता है। तो आए इस वीडियो में सिंध के तारीख को जानने की कोशिश करते हैं और ये सिंध का जो कल्चर डे है ये क्यों मनाया जाता है। तो आए सिंध का जो तारीख है उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। सिंध पाकिस्तान का साउथर्न पार्ट है, सिंध पाकिस्तान का जुनूबी हिस्सा है और इस सिंध में बहुत प्यारे लोग और बहुत मेहमान नवाज लोग इस सिंध में रहते हैं और इस सिंध को पाकिस्तान के कदीम एंशंट शहरों का सूबा कहा जाता है और ये सिंध सारी दुनिया में मशहूर है और इस सिंध को सारी दुनिया में जाना जाता है। और ये सिंधी सकाफत का दिन और ये सिंधी कल्चर डे यूरोपियन कंट्री से लेकर सारे सब कॉन्टिनेंट में मनाया जाता है। इसको क्यों जाना जाता है और इसे क्यों पाकिस्तान के कदीम शहरों का सूबा कहा जाता है, इसे इसकी वजह से कहा जाता है क्योंकि इस जगह पर, इस सिंध में, पाकिस्तान के साउथर्न पार्ट में सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था, उसने सिंध में जन्म लिया था और उस सिविलाइजेशन को इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है। और ये इंडस सिविलाइजेशन जो है ना, इंडस रिवर के किनारे पर इधर इंडस सिविलाइजेशन आबाद था। इंडस वैली सिविलाइजेशन को इधर बनाया गया था और ये कहा जाता है कि ये इंडस सिविलाइजेशन इतना पुराना है जितने एंशंट इजिप्ट सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थे। उनके साथ इसका दौर मैच किया जाता है और इसका दौर उनके साथ जाना जाता है कि इस सिविलाइजेशन का उन सिविलाइजेशन के साथ जन्म हुआ था, बनाया गया था। ये सिविलाइजेशन कैसे बना? ये सिविलाइजेशन कुछ इस तरह से बना के जो कोकेसस रीजन है, ये रीजन ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है और इस रीजन में अब जो कंट्रीज हैं, रशिया है, आर्मेनिया है और अजरबैजान है और जॉर्जिया है। इधर इस कोकेकस में ये कंट्रीज हैं। तो इधर जो है ना इंडो यूरोपियंस लोग रहते थे। आजकल के जो ये वेस्टर्न पीपल हैं, ये जो सिंधी लोग हैं, ये जो ईरानियंस हैं, ये जो अफगानी हैं, ये जो अरब्स हैं, ये सारे लोगों के एक एंसेस्टर थे, एक आबा अजदाद थे और उनको इंडो यूरोपियंस कहा जाता था और ये इंडो यूरोपियंस कोकेसस में रहते थे और ये कोकेसस के स्टेप इलाके में रहते थे। ये स्टेप इलाका एक ऐसा इलाका था जो कि अनफॉरेस्टेड, जहां पर कोई पहाड़ मीन्स वो पहाड़ी इलाका नहीं था लेकिन वो ग्रास लैंड था। वहां पर बहुत सारा ग्रास था लेकिन वहां पर कोई ट्रीज, दरख्त नहीं थे, वहां पर कोई जो है ना दूसरी चीज नहीं थे लेकिन वहां पर सिर्फ ग्रास था, बहुत ज्यादा ग्रास था। तो ये इंडो यूरोपियंस वहां रहते थे। इंडो यूरोपियंस के बहुत सारे ट्राइब्स थे, बहुत सारे कबीले थे और ये इंडो यूरोपियंस नोमैड्स थे। नोमैड्स मीन्स खाना बदोश। खाना बदोश मीन्स हंट गैदरर्स, वो लोग जो के खाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह के तरफ जाते थे, वो खाने के तलाश में होते थे। उनके पास क्योंकि फैसिलिटीज नहीं होते थे, वो जहां पर उनको खाना मिलता था वो वही जगह पर जाते थे। तो ये इंडो यूरोपियंस यहाँ पर रहते थे तो उसकी वजह से उस वक्त ना एग्रीकल्चर था। ये 3000 BC में यहाँ पर रहते थे। उस वक्त ना कोई एग्रीकल्चर था, ना कोई जो है ना खेती बाड़ी थी, ना कोई इनके पास दूसरे फैसिलिटीज थे। तो इसकी वजह से नेचुरल क्लेमिटीज की वजह से, जो कुदरत के आफत थे और फ्लैश फ्लड बारिशों की वजह से और तूफान की वजह से और अर्थक्वेक की वजह से, ज़िलज़लों की वजह से और बहुत सारे दूसरे वजूहात की वजह से, रीज़न से वो यहाँ से
जो है ना माइग्रेट करते हैं, वो यहाँ से हिजरत करते हैं, इस जगह को, कोकेसस को, इस स्टेप्स को जो है ना छोड़ के चले जाते हैं। और ये जो ट्राइब्स थे, इंडोनेशियन ट्राइब्स थे, उनमें से जो एक ट्राइब वो था जो कि स्लेविक बात करता था। स्लेविक मीन्स आजकल के जो लैंग्वेजेस, आजकल के जो ज़बान स्लेविक से निकले हैं, वो बोली रशियन बोली है और पोलिश बोली है जो कि पोलैंड में बात की जाती है। वो स्लेविक बात करने वाला ग्रुप, जो ट्राइब था, कबीला था, वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ जाता है। और दूसरा जो ट्राइब था उसको केल्टिक कहा जाता था। ये केल्टिक ट्राइब आजकल आप कह सकते हो कि जर्मेनिक, इटोलिक लैंग्वेजेस, ये बोली उस केल्टिक बोली से निकले हुए हैं। और ये केल्टिक बात करने वाले जो कबीला था वो नॉर्थ और वेस्ट की तरफ निकलता है। और जो दूसरा ट्राइब था वो पर्शियन और ग्रीक बात करते थे, वो ईरान की तरफ और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, इधर वो निकलते हैं। और जो चौथा ट्राइब था, उस चौथे ट्राइब को इंडो आर्यंस कहा जाता था। ये इंडो आर्यंस वो ट्राइब था, वो कबीला था जो कि सिंध में आता है। यहाँ पर इंडस रिवर के किनारे पर रहना शुरू करते हैं, इंडिया में आते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान का जो सिंध है और पंजाब है, यहाँ पर वो रहना शुरू करते हैं। पाकिस्तान में और सिंध में ये इधर कैसे आते हैं, इंडस रिवर के किनारे पर कैसे रहना शुरू करते हैं? ये कुछ इस तरह से आते हैं कि कुछ जो आर्यंस थे, इंडो आर्यंस थे, वो जो है ना ईरान से आते हैं, क्योंकि ईरानियंस और जो सिंधी हैं वो एक ही एंसेस्टर से, एक ही ट्राइब से आए हुए हैं। तो इसकी वजह से कुछ ईरान से आते हैं और कुछ काराकोरम माउंटेन है उधर से आते हैं इंडिया की तरफ, और कुछ कश माउंटेन है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, उधर से आते हैं। और कुछ अफ्रीका के समुंदर से आते हैं, उसके तरफ से आते हैं। तो ऐसे ही इंडिया में, यहाँ पर पाकिस्तान में, इस इंडस रिवर के किनारे पर यहाँ पर रहना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वो बहुत बड़े सिविलाइजेशन को जन्म देते हैं और इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है। ये सिविलाइजेशन को 2500 BC में जन्म दिया जाता है, बनाया जाता है। ये इंडस सिविलाइजेशन उस वक्त बनाया गया था जब एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन था, उसका दौर था, उसका वक्त था, और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का वक्त था। उनके वक्त के साथ ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इसका जन्म हुआ था। इंडस सिविलाइजेशन है, इसके बारे में आपको ये बताया जाता है कि इसके 2-3-4 शहर आपको इंडस सिविलाइजेशन के बताए जाते हैं कि मोहनजोदारो आपको बताया जाता है, आपको हड़प्पा बताया जाता है। ऐसे 2-3 शहर आपको बताए जाते हैं कि ये इंडस सिविलाइजेशन के शहर थे। लेकिन आपको पता है कि इंडस सिविलाइजेशन बहुत बड़ा था, उसके 100 से ज्यादा शहर थे। ये इंडस सिविलाइजेशन अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट से लेकर पाकिस्तान के जो ईस्ट, पंजाब और साउथ सिंध, इधर से लेकर इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन्स में ये इंडस सिविलाइजेशन को जन्म दिया गया था। यहाँ पर इंडस सिविलाइजेशन बना था, यहाँ पर इंडस सिविलाइजेशन आबाद था। ये बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था। ये सिविलाइजेशन इंडिया के लोथर शहर, उधर से लेकर सरकोटेदा से लेकर अमरी, कोट देजी, मोहनजोदारो, और फिर नौशेरो, और फिर मेहरगढ़, और उधर से हड़प्पा, फिर उधर से आगे दूसरे शहरों में जाता था। दूसरे शहर थे इंडस सिविलाइजेशन के। तो इस इंडस सिविलाइजेशन के 100 से भी ज्यादा शहर थे, कि 2-3 शहर नहीं थे। ये इंडस जो रिवर था, इसके किनारे पर, दोनों किनारे पर, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, ये जो नॉर्थ वेस्ट है इंडिया का, उधर भी रहते थे, और जो पाकिस्तान का साउथ है, सिंध है, वहां पर रहते थे। यहाँ पर इंडस रिवर के किनारे पे रहते थे। इंडस रिवर हिमालय माउंटेन जो तिब्बत चाइना का, वहां से शुरू होता है और गिलगित के करीब ही क्रॉस करता है, और फिर वहां से जो है ना एबटाबाद करीब क्रॉस करता है, वहां से निकलता है, फिर वहां से मुल्तान के करीब वहां से क्रॉस करता है, और फिर मुल्तान से सखर की तरफ आता है, और फिर सखर से हैदराबाद की तरफ, फिर हैदराबाद से ये इंडस रिवर ठट्ठा से कनेक्ट होता है, और फिर ठट्ठा अरेबियन सी से कनेक्ट होता है। ये अरेबियन सी इंडियन ओशन से कनेक्ट होता है, और इंडियन ओशन अफ्रीकन सी फिर उससे कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे इस इंडस रिवर के किनारे पर ये इंडस सिविलाइजेशन को जन्म दिया गया था। ये इंडस सिविलाइजेशन बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था और बहुत अजीम सिविलाइजेशन था, और ये मॉडर्न सिविलाइजेशन था। आप कह सकते हैं कि मॉडर्निटी यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था। क्योंकि एक तरफ एंशिएंट इजिप्ट में क्या किया जाता था, वहां पर पिरामिड्स बनाए जाते थे, वहां पर बहुत स्ट्रेंज, अजीब
तरीके से घर को बनाया जाता, उनको शेप शिकल दिया जाता था। और मेसोपोटामिया में भी यही किया जाता था। उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, रोड्स स्ट्रीट्स वगैरह नहीं बनाए जाते थे। लेकिन यहाँ पर इस इंडस सिविलाइजेशन जो इंडो आर्यंस थे, जिन्हें आप सिंधी कह सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर उन्होंने ब्रिक्स बनाना शुरू किए। ये जो आजकल के ब्रिक्स जिनसे आप आजकल हम दीवार बनाते हैं, इस तरीके से उन्होंने मिट्टी से ब्रिक्स बनाना शुरू किया। फिर उनको सूरज के नीचे रखा, फिर उनको जो है ना उनसे घर बनाना शुरू किया, उनसे दीवार बनाना शुरू किया और फिर घर बनाना शुरू किए। और अच्छी तरीके से उन ब्रिक्स का शेप बनाना शुरू किया और अच्छी तरीके से वो आजकल के जैसे घर हैं इस तरीके से उन्होंने घर बनाना शुरू किए। और वो मिट्टी के ऊपर स्लेट की तरह लिखते थे और स्टोन से उनसे इक्विपमेंट्स बनाते थे सिंधी और इंडो आर्यंस उनसे इक्विपमेंट्स बनाते थे और वो अपने शिकार हंट के लिए इस्तेमाल करते थे। एंशिएंट इजिप्टियंस थे, वो एक तरफ क्या कर रहे थे कि उधर कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, वहां पर जो उनके गंदगी थे वो वहां पर फैलाते थे और कहीं दूसरी जगह पर फेंक आते थे। लेकिन वो अपने बादशाहों के लिए, एंशिएंट इजिप्टियंस अपने किंग्स के लिए, बादशाहों के लिए, प्रिंसेस के लिए वो क्या करते थे कि उनके लिए वो कुआं बनाते थे और उधर उन बादशाहों के और प्रिंसेस के गंदगी फेंकते थे। लेकिन जो आम लोग थे उनके लिए कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, उनके लिए ये जो है ना फैसिलिटी नहीं था, सहूलत नहीं था। लेकिन जो सिंधी थे, जो ये इंडस सिविलाइजेशन था, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है। आजकल के जो जैसे ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे हमारे वेस्ट से हैं, जो गंदगी है वो जैसे उसको निकाल किया जाता है, उसको निकाला जाता है, ऐसे ही नाले थे, ऐसे ही नाले ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया और ऐसे ही नाले बनाया गया जिसके जरिए उनका गंदगी बाहर निकल जाता था। और उन्होंने बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारी चीजें बनाना शुरू की, उन्होंने जो है ना पेंटिंग चीजें बनाना शुरू की। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मॉडर्निटी को इंट्रोड्यूस किया और बहुत सारी चीजें ऐसे बनाए जैसे हम आजकल बनाते हैं। ये जो सिंधी बोली है ये इंडो आर्यंस बात करते थे। ये सिंधी बोली लैंग्वेज संस्कृत से आता है, संस्कृत से पली आता है, पली से जो है ना प्रैकृत आता है, प्रैकृत से जो है ना अपभ्रंशा आता है और अपभ्रंशा ये सिंधी लैंग्वेज आता है। सिंधी लैंग्वेज का लिटरेचर है, जो सिंधी लिटरेचर है वो हिस्ट्री का मेडिवल दौर था, उधर स्टार्ट होता है, बीच के दौर में स्टार्ट होता है जब शाह अब्दुल लतीफ भिटाई अपना बुक शाहजुर रिसालो लिखते हैं। जो अफगान दुरानी और टालपुर का इस पर दौर था, तो यहाँ पर जो है ना शाह अब्दुल लतीफ भिटाई शाहजुर रिसालो लिखना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद जब ब्रिटिश का दौर आता है तो सिंध पर, तो वो क्या करते हैं कि सिंधी को पर्शियन के साथ, अरेबिक के साथ मिक्स कर देते हैं। कुछ जो अरेबिक और पर्शियन के अल्फाज थे वो सिंधी में ऐड कर देते हैं। फिर आजकल का जो सिंधी ये बनाया जाता है, ये सिंधी जो आजकल का हम बात करते हैं ये प्योर सिंधी नहीं है, लेकिन जो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई बात करता था वो ऐसे प्योर सिंधी था। और जो आप जब लोअर सिंध से थर में जाओगे वहां पर आपको पता चलेगा कि जो ओरिजिनल सिंधी है वो कैसा है। तो आजकल का सिंधी ये प्योर सिंधी नहीं है, ये जो ब्रिटिश का जो दौर था हम पर, तो ये सिंधी बनाया गया था, उन्होंने बनाया था ये सिंधी। और ये जो इंडस सिविलाइजेशन के लोग थे, ये बताया जाता है कि ये अर्थक्वेक की वजह से और फ्लड की वजह से तबाह होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर वैदिक सिविलाइजेशन शुरू होता है। वैदिक मीन्स वो ये जो इंडो आर्यंस थे ये हिंदू थे, ये बताया जाता है कि ये हिंदू थे। हिंदू जो है ना जियोग्राफिकल नेम है, लेकिन बहुत सारे इसको रिलीजन मानते हैं, मजहब, तो ये हिंदू थे और ये वेदास को फॉलो करते थे और ये शिवा जो कि ब्राह्मण है उसे फॉलो करते थे और ये हिंदू के जो गॉड्स थे, खुदा थे, उनको ये मानते थे। हिंदू मजहब था उसको मानते थे और वेदास जो बुक थे उनको वो फॉलो करते थे। यहाँ पर 400 बीसी में जो वैदिक सिविलाइजेशन शुरू होता है और 500 बीसी में वैदिक सिविलाइजेशन खत्म होता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना अखेमेनिड डायनेस्टी शुरू होता है। ये अखेमेनिड डायनेस्टी साइरस का डायनेस्टी था, द साइरस ग्रेट, वो यहाँ पर सिंध में आता है, 518 बीसी में आता है और यहाँ पर अपना जो डायनेस्टी है शुरू करता है, द साइरस द ग्रेट। फिर अखेमेनिड जो डायनेस्टी है वो 300 बीसी में खत्म होता है। फिर इसके बाद इंडो ग्रीक्स आते हैं, द अलेक्जेंडर ग्रेट के रहबरी में सिंध पर कब्जा करते हैं, उस पर यहाँ पर अपना जो इंडो ग्रीक्स है वो अपना यहाँ पर बादशाह तख्त इसको बनाते हैं और यहाँ पर रूल करना, हुक्मरानी करना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद इंडो ग्रीक्स के बाद इंडो सेथियंस आते हैं, फिर इंडो सेथियंस के बाद इंडो पार्थियंस आते हैं, फिर इसके बाद गुप्ता एम्पायर स्टार्ट होता है। ये गुप्ता एम्पायर हिंदू एम्पायर था, ये जो है ना 300 सी में स्टार्ट होता है और 455 AD CE में खत्म होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर रोहड़ा, द रोड डायनेस्टी स्टार्ट होता है। ये डायनेस्टी 455 टू 489 AD में ये द रोहड़ा डायनेस्टी खत्म होता है। फिर इसके बाद मोहम्मद बिन
कासिम आता है 712 AD में सिंध में आता है। तो अल्लाह ताला ये सिंधियों को इस्लाम से नवाजता है, इस्लाम के नूर से नवाजता है और वो इस्लाम को जो है ना अपना मजहब बनाते हैं, मुस्लिम्स बन जाते हैं और ये इस्लाम को फॉलो करना, उसका पैरवी करना, उसको अपना लेते हैं और यहाँ पर उम्मीद रूल करना शुरू करते हैं, हुक्मरानी शुरू करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हबरी डायनेस्टी स्टार्ट होता है। हबरी ये भी अरब डायनेस्टी था। फिर उसके बाद यहाँ पर सुमराज डायनेस्टी शुरू होता है 11वीं सेंचुरी में। फिर उसके बाद यहाँ पर मुगल एम्पायर यहाँ पर शुरू होता है। अकबर बादशाह उमरकोट में पैदा होता है और यहाँ पर सिंध पर जो मुगल एम्पायर यहाँ पर अपना हुक्मरानी चलाते हैं और जो अपर सिंध के इलाके थे वहां पर कलोड़ा डायनेस्टी चलता था और जो लोअर सिंध के इलाके थे वहां पर मुगल एम्पायर चलता था। ये कलोड़ा सिंधी थे। फिर इसके बाद अफगान दुरानी आती हैं और यहाँ पर अफगान दुरानी कब्जा करते हैं और अफगान दुरानी के साथ टालपुर जो है ना वो कलोड़ों को डिफीट करते हैं और उनकी जगह खुद आते हैं और यहाँ पर वो अपना हुक्मरानी शुरू करते हैं। और जो टालपुर डायनेस्टी था वो 4 हिस्सों में बांटा गया था और ये 4 हिस्से उनके नाम शाहदानी, मनकानी, खानानी और शाहवानी, ये 4 ब्रांचेस में इस डायनेस्टी को, टालपुर डायनेस्टी को डिवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद ब्रिटिश का रूल 19वीं सेंचुरी में इस सिंध पर शुरू होता है और फिर पाकिस्तान के आज़ाद होने से कुछ वक्त पहले सिंध को इंडिपेंडेंट सूबा बनाया जाता है। फिर जब पाकिस्तान आज़ाद होता है तो उसके बाद जो है ना ये सिंध पाकिस्तान में शामिल किया जाता है क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम्स थे। फिर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ फिर उसके बाद ये पाकिस्तान का सिंध हिस्सा बना। आपको पता है कि ये जो सिंधी कल्चर डे, ये सिंधी सकाफत डे 2009 से पहले ये नहीं मनाया गया था, ये कभी भी नहीं मनाया गया था। लेकिन ये उस वक्त मनाया जाता है जब आसिफ अली जरदारी दूसरे कंट्रीज फॉरेन टूर पर जाते हैं। तो यूसुफ रजा जिलानी था, उसके प्रीमियरशिप में, उसके हुक्मरानी में वो जाते हैं 2009 में। आसिफ अली जरदारी वहाँ पर फॉरेन टूर पर शलवार कमीज पहन कर जाता है, टोपी अजरक पहन कर जाता है। तो डॉक्टर शाहिद मसूद उसको तनकीद करते हैं। तो उस तनकीद के रिएक्शन रद्द अमल में जो सिंध के न्यूज़ चैनल्स थे वो डॉक्टर शहजाद मसूद को क्रिटिसाइज करते हैं, उसके खिलाफ बात करना शुरू करते हैं कि तुमने क्यों सिंधी कल्चर का क्यों मजाक उड़ाया और तुमने जो टोपी अजरक है उसका क्यों मजाक उड़ाया। तो इसकी वजह से जो अली काजी था उसने टीवी एंकर था, उसने ऐलान किया कि 6 दिसंबर 2009 को सिंधी कल्चर मनाया जाए। फिर उसके बाद ये जो टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स थे सिंध के, मेरान टीवी, जो सिंध टीवी, इन्होंने क्रिटिसाइज किया डॉक्टर शहजाद मसूद के जो बात थे सिंधी कल्चर के खिलाफ, तो उसके खिलाफ वो भड़क उठे। तो इसकी वजह से फिर न्यूज़ चैनल वालों ने ये सेलिब्रेट किया 6 दिसंबर 2009 में। फिर उसके बाद सैयद कायम अली शाह ने 2010 में 6 दिसंबर को एज ए पब्लिक हॉलीडे करार दिया था। फिर उसके बाद ये जो सिंधी कल्चर डे है ये मुख्तलिफ तारीखों पर, मुख्तलिफ डेट्स पर मनाया जाता है हर साल। कभी 1 दिसंबर, कभी 2 दिसंबर, कभी 3 दिसंबर, कभी 6 दिसंबर। लेकिन ओरिजिनली जो पहला सिंधी सकाफत डे, सिंधी सकाफत दिन और सिंधी कल्चर डे मनाया गया था वो 6 दिसंबर 2009 था, वो 6 दिसंबर था। जो ओरिजिनल सिंधी हैं, सिंध में रहते हैं, जो कि इंडो आर्यंस के औलाद हैं, उनमें से आए हैं, वो सुमराज हैं, राजपूत हैं, भुट्टोज हैं, लांघाज हैं और भट्टीज हैं, कंबोज हैं, बोरेडोज हैं और ऐसे बहुत सारे ओरिजिनल सिंधी हैं। जो सिंध का नेशनल लैंग्वेज है वो सिंधी है और सिंध का जो सकाफती कपड़े हैं वो शलवार कमीज और टोपी अजरक। ये टोपी अजरक बहुत प्यारा होता है और ये बिलीव मी जो सिंधी कपड़े होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं और सिंधी जो अजरक टोपी है वो मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत अच्छा होता है और वो बहुत सूट करता है और वो बहुत हसीन होता है। तो इसकी वजह से अभी ये कल्चरल डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो सिंधी रवाज है, कल्चर है, ये बहुत पुराना है, ये बहुत ज़्यादा पुराना है। तो इसकी वजह से उसे काम करने के लिए सिंधी कल्चर डे इसलिए मनाया जाता है ताकि जो सिंधी का कल्चर है, ओरिजिनल कल्चर है, इसको ज़िंदा रखने के लिए और लोगों को इस सिंधी कल्चर से बाखबर रखने के लिए इसको हर साल मनाया जाता है। क्योंकि ये बहुत कदीम कल्चर है, बहुत कदीम सकाफत है। जो है ना ये सकाफत, ये कल्चर सिंधियों के आबा व अजदाद से आए हुए थे। तो इसकी वजह से उसको ज़िंदा रखने के लिए ये सिंधी कल्चर डे मनाया जाता है हर साल। मैं बस सिंधियों से यही गुजारिश करूँगा कि वो ये कल्चर खुशी से मनाएं और एंजॉय करें, लेकिन गलीज़ चीज़ों से बचें। That's it all for today. Allah Hafiz.